हेलो दोस्तों, मैं संजय नटवाड़िया आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय नटवाड़िया पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, उस रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए मैंने आज केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए हैं। वैसे तो ये क्रैश कोर्स बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। ये सभी एग्जाम्स में काम में आएगा, जैसे एफएसओ है, अपने आईआईटी जेई है और नीट है। तो इसमें बहुत लिमिटेड चीजें लेकर चलेंगे और वन शॉट में कोशिश करूंगा कि आपके सामने सारे जो क्वेश्चंस हैं या जो भी टॉपिक्स है उसको वन शॉट में क्लियर कर सकें। आज अपन जो टॉपिक लेके चल रहे हैं दोस्तों, वो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो अपन स्टार्टिंग करते हैं इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट से, कि अपने पास कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उन बेसिक कंसेप्ट के आधार पे अपन बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चर्चाएं होती है, किस किस के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन कहते किसे हैं, या इसमें किसको पढ़ा जाता है? कार्बनिक रसायन। अब बात करें कार्बनिक रसायन, तो इसको जनरली मैं बात करूं तो कार्बन कि यहां पे जो भी चर्चा चल रही है वो चर्चा चल रही है किसके लिए? कार्बन के लिए। किसके लिए चल रही है? कार्बन के लिए। कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन से मिलकर बने हो उन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक कहते हैं, यानी उनको ऑर्गेनिक कहा जाता है। सर ये ऐसा क्यों होता है? तो बात आती है यहाँ पे, इस सारी चीजों को समझने से पहले एक छोटा सा कहानी है जो कार्बन के बारे में है, उसको सीख लेते हैं कि कार्बन क्या है। देखो पहले बात करें इसका एटॉमिक नंबर, बोले तो परमाणु क्रमांक। किसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है, परमाणु क्रमांक 6 है। तो इसके बाद में आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, आपको ये लग सकता है कि क्या छोटी सी चीजें पढ़ा रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें ही आगे चलकर अपने पास में ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे आएगी, बड़े वृहद चीजें की बात की जाएगी, तो उसका ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इसका वो होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये अपने पास में हो गया। अब यहां इसका अगर मैं, ये आउटर सेल है, बोले तो बाह्यतम कोश है, आउटर सेल है। आउटर सेल है, इसको मैं अगर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करूं इसका, तो ये हो जाना है, ये हो जाना है 1 2, यानी ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है दोस्तों, अब जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहां पे एट मोमेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेड बोले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में ये, इसको बोलते हैं अपन आद्य अवस्था। आद्य अवस्था मींस हो गया ग्राउंड स्टेट। इस आद्य अवस्था को क्या बोल देंगे अपन? ग्राउंड स्टेट बोल दिया जाएगा, यानी आद्य अवस्था हो जाएगी अपने पास में, ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। अब इस ग्राउंड स्टेट में अपने पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में इसकी संयोजकता कितनी, यानी वैलेंसी, संयोजकता मतलब क्या हो गया? वैलेंसी हो गया। कितनी हो जानी है? 2 हो जानी है। क्या सर इसके एग्जाम्पल भी है? यस, इसके एग्जाम्पल है जैसे CH2 या CCl2, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, या कार्बिन के बारे में चर्चा की जाती है। अब होता क्या है इस कंडीशन में, ये जो संयोजकता या वैलेंसी 2 है वो है अनस्टेबल। क्या है? अनस्टेबल है। यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और कहां चला जाता है? 2p में चला जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला जाएगा? 2p में। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p में जाएगा तो अपने पास कंडीशन ये आ जाएगी, 1 2 3 और 4, यानी इसकी अब वैलेंसी कितनी हो जानी है अपने पास में? 4 हो जानी है। और वैलेंसी 4 होनी है तो ये क्या हो जाना है? स्टेबल हो जाना है। क्या हो जाना है? स्टेबल। ये इस कार्बन के बारे में छोटी सी कहानी थी। और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन की जो स्टेबल वैलेंसी है वो कितनी होती है? 4 होती है। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। अगर ये ग्राउंड स्टेट में बात किया जाए तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। अगर अपन एक्साइटेड स्टेट में बात करें तो यहां पर कितनी हो जानी है? इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाने हैं और इसकी वैलेंसी कितनी हो जानी? 4। अब ये 4 वैलेंसी ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि ये हाफ फील्ड हो गया
और हाफ फील्ड है तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। ये छोटी सी ब्रीफ में जानकारी थी आपको, किसके लिए, कार्बन के लिए। चलो अब आगे इस टॉपिक पे नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं, जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होगी। होता क्या है कि अपने पास जो कार्बन है, उस कार्बन के पास में एक अद्वितीय गुण होता है। क्या होता है, एक अद्वितीय गुण होता है, किसके पास में, कार्बन के पास में। ये जो कार्बन के पास में अद्वितीय गुण है वो है श्रृंखलन का। किसका है, श्रृंखलन का है, यानी कि केटेशन इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, यानी श्रृंखलन पाया जाता है। अब ये जब श्रृंखलन पाया जाता है तो इस श्रृंखलन के कारण ये कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर, इन आदि से जुड़कर और कुछ यौगिक बनाता है। इन सब से जुड़कर क्या बनाता है, यौगिक। उन यौगिक यानी उन कंपाउंड्स को ही, इंग्लिश में बोले तो यौगिक मींस कंपाउंड, उन कंपाउंड्स को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। सिंपल सी कहानी है। एक बार दोबारा बोल रहा हूं कि कार्बन के पास में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है या करेक्टर है जो है श्रृंखलन। किसमें क्या पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इस श्रृंखलन का मतलब है कि ये एक से जुड़ता ही चला जाता है, जुड़ता ही चला जाता है और जुड़कर एक मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि एक वृहद अणु का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। जैसे इस श्रृंखलन की प्रवृत्ति की वजह से ही ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर, इन सब से जुड़कर कुछ कंपाउंड्स बनाता है और उन कंपाउंड्स को अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। जो इसने जो कंपाउंड्स बनाए हैं उन्हीं कंपाउंड्स को क्या कह दिया जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा। तो ये इसके बारे में छोटी सी चीजें ध्यान रखें आप लोग कि ये क्या बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनके साथ में, इन कंपाउंड्स के साथ में जब ये जुड़ता है तो उस जुड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है कौन सा, सह संयोजक, बोले तो कोविलेंट बॉन्ड। यानी कि जब कार्बन अदर एटम्स के साथ में जुड़ता है तो उसके जुड़ने के लिए जो बॉन्ड रिक्वायर्ड होता है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, अपने पास में कोविलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि सह संयोजक बंध होता है। और ये सह संयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़कर और क्या करता है, कुछ कंपाउंड्स बनाता है। उन कंपाउंड्स को अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ये इसका छोटी सी जानकारी है। ठीक है, अब बात आ गई, कई बच्चे कहते हैं कि सर कोविलेंट बॉन्ड क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या होता है, वो पता नहीं है। तो क्या होगा कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग, आज थोड़ा लेक्चर हो सकता है बहुत आसान सी टॉपिक्स को लेकर पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा सा ऐसा लगे बहुत आसान है। अपन इसको धीरे धीरे जीरो से स्टार्ट किया है और जीरो से लेकर अपन 100 तक चलेंगे, यानी छोटी छोटी चीजों को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूं कि कोविलेंट बॉन्ड क्या होता है और इसको कैसे डिस्कस किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कोविलेंट बॉन्ड बोले तो सहज संयोजक, सहज संयोजक। अगर मैं सहज संयोजक की बात करूं तो सहज संयोजक बंध का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना बंध, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसी बंध को क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है दोस्तों। अच्छा, जैसे सर कैसे बनता है तो अपन बात करते हैं। अपने पास में जैसे Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये Cl2 मॉलिक्यूल कैसे बना इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी लेते हैं। क्या होता है कि ये क्लोरीन एटम है और क्लोरीन एटम के जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाने हैं। अगर आपने पढ़ा हो कभी तो एक होता है अपने पास में अष्टक नियम, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टेट रूल, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऑक्टेट रूल बोला जाता है, अष्टक नियम। अब ये अष्टक नियम क्या कहता है, ये अष्टक नियम कहता है, लुइस और कोजेल 2 साइंटिस्टों ने मिलकर ये दिया था। और अष्टक यानी ऑक्टेट रूल कहता है कि इस जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें कोई भी एटम है
वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, गेन करके, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके और अपने आउटर मोस्ट सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट जैसा करना चाहता है, यानी अक्रिय गैसों जैसा होना चाहता है। अब अक्रिय गैसों जैसा होना चाहता है तो सिंपल सी कहानी है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनर्ट गैसेज जो अक्रिय गैसें हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कहता है कि कोई भी एटम है वो स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, चाहे उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पड़े, ग्रहण करना पड़े, या इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़े। अब यहां क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्लोरीन एटम लिया मैंने, ये भाई साहब दूसरा क्लोरीन एटम है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाने हैं? इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन ही होने हैं। तो इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन को बोला कि यार क्लोरीन इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन देना, ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये क्लोरीन कहता है इसको कि भाई तू मुझे दे दे इलेक्ट्रॉन ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो यहां क्या करते हैं, दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाया, तो दोनों फिर डिस्कस करते हैं कि क्यों ना यार अपन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले। इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग करेंगे, ये देखो इसने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की तो इसको क्या फील हुआ कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाने हैं। ऐसा फील होता है दोनों के पास में कि अपना ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। और जिन इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग कर रहे हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स की ये क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। देखो इस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, ये वाला। इसने भी कितने की? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। तो यहां क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जब एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दोस्तों, तो यहां सिंपल सी कहानी है कि इसके बीच में क्या बन जाता है? एक बॉन्ड बने जाता है। ये एक बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनने के कारण इसी बंध को कहा जाता है कौन सा बॉन्ड? कोविलेंट बॉन्ड। बोले तो सह संयोजक बंध के नाम से इसको जाना जाता है। और यहां ध्यान रखने वाली चीज है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा उतने वो क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के सॉरी एक एटम दूसरे एटम के साथ जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है उतने उसके बीच में उनके मध्य क्या बन जाते हैं? कोविलेंट बॉन्ड बने जाते हैं। तो यहां क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कितना कोविलेंट बॉन्ड बना? एक बना। ऐसे अपन बात करें, जैसे दूसरा एग्जांपल लिया मैंने O2, क्या ले लिया? O2। अब यहां O2 लिया तो यहां ये ऑक्सीजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑक्सीजन एटम है, उसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायर्ड है? केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे ये क्या करेगा? इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेगा, इसके साथ में भी ये क्या कर लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी। अब ऐसे करते हैं, इनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑक्सीजन एटम ने, देखने लायक चीज यही है कि एक ऑक्सीजन एटम ने दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की? 2-2। तो यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ये कोविलेंट बॉन्ड है। कौन सा है? कोविलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है? कोविलेंट बॉन्ड है। लेकिन कितने कोविलेंट बॉन्ड बने? 2 कोविलेंट बॉन्ड बन गए। कितने? 2 कोविलेंट बॉन्ड। सेम कंडीशन चलती है N2 के लिए। किसके लिए? N2 के लिए। तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है N2। अब यहां ये नाइट्रोजन एटम है और ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है। एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब एक ही नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो सिंपल सी कहानी, ये लो भाई, तो एक नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की? 3 इलेक्ट्रॉनों की। अतः दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और वो जो ट्रिपल बॉन्ड बना है इसी को अपन क्या कहते हैं? कोविलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आई थिंक
मैं सोचता हूं कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी समझ में आ गई होगी। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ी सी कहानियां और है, उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। आपने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड ये अपने पास में दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है सिग्मा, एक होता है अपने पास में कौन सा? सिग्मा, और एक होता है अपने पास में पाई। एक कौन सा होता है? सिग्मा, और एक कौन सा होता है? पाई होता है। ठीक है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप्स का होता है, एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है? पाई होता है। तो यहां पे देखो, सिग्मा और पाई के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिग्मा और पाई मैं आपको पहले बताता हूं कि जैसे अपने पास में कोवेलेंट बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड, और उसमें सिग्मा एंड पाई। अगर अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी मान लो ये दो एटम है ए, इनके बीच में एक ही बॉन्ड बन रहा है। जब भी कोई सिंगल बॉन्ड होगा उसके अंदर सिर्फ कौन सा होगा? सिग्मा होगा। ओनली क्या होगा? सिग्मा ओनली। क्या हो जाना है? सिग्मा ओनली हो जाना है, यानी उसमें कौन सा बॉन्ड होना है? सिग्मा बॉन्ड होना है। कौन सा बॉन्ड होना है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर मान लो अपने पास में कोई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी ये ए और ए है, इनके बीच में दो बंद बन रहे हैं। ए के बीच में क्या बन रहे हैं? दो बंद बन रहे हैं। अब ए के बीच में जब डबल बॉन्ड बनता है तो यहां सिंपल सी कहानी है, ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक हो जाना है अपने पास में क्या? पाई, और एक हो जाना है अपने पास में क्या? सिग्मा। यानी डबल बॉन्ड में हमेशा ध्यान रखना है कि एक सिग्मा होता है तो एक क्या होता है? पाई होता है। ऐसे अपने पास में एक आता है ट्रिपल बॉन्ड। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, मान लो ये अपने पास में दो परमाणु हैं ए, इनके बीच में बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इस ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा और दो होते हैं पाई। ठीक है दोस्तों, बहुत काम की चीज है ये, कि अपन को पास में सिंपल सी कहानी है, सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है? ओनली सिग्मा है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और कई बार एग्जाम्स में देखे भी गए हैं। सिग्मा और पाई। अब बात निकल के आई कि सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होते हैं, या सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में क्या कहानी चलती है, क्योंकि इनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। तो अपन पहले बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड के लिए, या डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में क्या अंतर होता है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, अंतर के बारे में बात करें तो ये अपने पास में सिग्मा बॉन्ड है और ये है अपने पास में पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर सिग्मा और पाई के बारे में बात करें तो ये बनता है हेक्सियल ओवरलैपिंग से। बोले तो इसको बोलते हैं अक्षीय अतिव्यापन। क्या बोला जाता है इसको? अक्षीय अतिव्यापन बोला जाता है। और इसके बारे में बात करूं तो ये बनता है कोलेटरल या साइड ओवरलैपिंग, यानी इसको बोला जाता है समपार्श्विक अतिव्यापन। यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो किससे बन रहा है? अक्षीय अतिव्यापन से। और यदि पाई बॉन्ड बन रहा है तो वो किससे बन रहा है? समपार्श्विक अतिव्यापन से। ठीक है, ये प्रबल है यानी स्ट्रॉन्ग है, और ये कैसा है? दुर्बल है। यानी अपने पास कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। दुर्बल है यानी कि कमजोर बंध है। अच्छा, इसका स्वतंत्र अस्तित्व है, ये स्वतंत्र अस्तित्व है इसका। ठीक है, इसका क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व है। इसका अपने पास क्या होगा? स्वतंत्र अस्तित्व होगा, जबकि इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। सर इसका मीन क्या है? अरे भाई, जब भी सिग्मा बनेगा
तो पाई बन जाएगा, लेकिन कभी भी पाई डायरेक्ट नहीं बनेगा, यानी सिग्मा के बनने के पश्चात ही क्या बनता है, पाई बनता है। अगर पाई बनेगा तो ही सिग्मा बनेगा, अदरवाइज वो सॉरी सिग्मा बनेगा तो ही क्या बनेगा, पाई बनेगा, अदरवाइज पाई का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि ये चीज ध्यान रखनी है आपको, सदैव सदैव प्रथम बंध जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, सिग्मा होता है। कौन सा होता है, सिग्मा। कोई भी दो एटम्स के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा के बनने के बाद में ही क्या बनेगा, पाई, अदरवाइज पाई डायरेक्ट कभी भी बनता नहीं है। एक और वर्ड आता है नोडल प्लेन, नोडीय तल, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। तो इसमें नोडल प्लेन एब्सेंट होता है, जबकि इसमें बात करें नोडीय तल तो इसमें नोडीय तल क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, सिग्मा में नोडल प्लेन क्या होगा, एब्सेंट होगा, जबकि पाई में नोडल प्लेन पाया जाएगा। एक बार वापस डिस्कस करते हैं। सिग्मा जो है वो अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसका स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी कि सिग्मा अकेला भी बने सकता है। और इसमें नोडल प्लेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें नोडल प्लेन पाया नहीं जाता है। जबकि पाई जो होता है वो कैसा होता है, कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, यानी समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। ये दुर्बल बंध है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और इसमें नोडल प्लेन पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, जो पहला बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा होगा। इसके बाद में ही पाई बॉन्ड का क्या होगा, निर्माण होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बहुत छोटा सा कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा, ओवरलैपिंग यानी कि दो ऑर्बिटल्स के द्वारा अपने कुछ भाग को क्या कर लेना, ढक लेना ही क्या कहलाती है, ओवरलैपिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये वीबीटी थ्योरी जो आती है उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। अभी कहानियां इतनी थी कि सिग्मा और पाई के बारे में क्या है। आगे चलकर यहां से क्वेश्चंस क्या बनते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आगे नेक्स्ट जो यहां से क्वेश्चन बनता है, अब पॉइंट आता है क्वेश्चन बनने का कि क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, यानी कि कुछ कंपाउंड्स देगा और उनमें पूछता है कि इनमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे। अब इसके अंदर पहले बात करते हैं अपन ओपन चेन कंपाउंड्स। किसकी बात करते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में बात की जाती है। ये ओपन चेन कंपाउंड्स यानी जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है। ओपन चेन का मतलब होता है खुली श्रृंखला। ठीक है, अब बात आई कि खुली श्रृंखला वाले, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया स्टार्टिंग में कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है CH4 और इस CH4 में आपको पूछा गया कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, कि CH4 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, ये आपको पूछा गया। तो यहाँ सिंपल सी कहानी है, कहते हैं सब कि स्ट्रक्चर बनाओ और उसके द्वारा ये कैलकुलेट कर लो। जैसे मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये बन जानी है C, यहाँ H आ जाना है, यहाँ H आ जाना है, यहाँ H और यहाँ H। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैंने जब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट किए तो कितने आ जाने हैं, देखो 1 2 3 और 4, यानी इसके पास कितने सिग्मा है, 4 है। कहीं भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसके अंदर पाई की वैल्यू क्या है, 0 है। पाई बॉन्ड क्या है, 0 है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें, जैसे आपको एक और एग्जांपल दिया मैंने, ये दे दिया C2H6 में पूछा गया कि C2H6 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे। C2H6 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे ये आपको पूछा गया।
जब C2H6 में सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे जाते हैं तो यहाँ सिंपल सी कहानी कि आप स्ट्रक्चर बनाओगे C H H H, क्योंकि कार्बन से कार्बन एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई, बाकी रिमेनिंग वैलेंसी कार्बन की किससे सेटिस्फाई होगी, किससे जुड़ेगी, हाइड्रोजन से। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 4 होती है तो एक तो कंप्लीट हो चुकी है, कितनी बच गई, 3, वो तीनों किससे संतुष्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन से। तीनों किससे संतुष्ट होगी, हाइड्रोजन संतुष्ट होगी। अब यहाँ पे अपन ने सिग्मा और पाई कैलकुलेट किया तो सिग्मा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके पास कितने सिग्मा है, 7 सिग्मा है और 0 पाई है। कितने सिग्मा है, 7 सिग्मा है और 0 क्या है, पाई है। अब यहाँ पे कई बच्चे बोलते हैं कि सर इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, या स्ट्रक्चर बनाकर अपन कैलकुलेट करेंगे तो सर बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है आप लोगों को कि यहाँ पे ध्यान रखें। इसके लिए मैं ट्रिक क्या बता रहा हूं कि आप क्या करें, आप यूं करें कि आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है, सिग्मा के लिए है, ओनली फॉर सिग्मा। सिग्मा के लिए क्या है, अगर ओपन चेन कंपाउंड्स है तो उसमें S-1 कर दें। केवल किसमें अप्लाई करनी है, ओपन चेन कंपाउंड्स में। अगर साइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड्स है तो वहां पे ये अप्लाई नहीं करें, ठीक है। तो सिग्मा S-1, सर S क्या है, तो S यहां पे सिंपल सी कहानी है, S है टोटल एटम, टोटल एटम इन कंपाउंड या इन मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल में कुल कितने परमाणु हैं, कुल परमाणु की संख्या, यानी सारों को जोड़ें और जोड़कर उसमें से क्या कर दें, एक को घटा दें। कुल परमाणु की संख्या में से एक को क्या कर दें, घटा दें, ठीक है। जैसे इसके अंदर अपन ने कैलकुलेट किया, इसके पास कुल परमाणु कितने हैं, देखो इसके पास में है एक कार्बन और 4 है हाइड्रोजन। जब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन तो कुल परमाणु कितना हो गया, 5, यानी S का वैल्यू कितना निकल के आया, 5 निकल के आया, 5। अब 5 है, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 5 माइनस क्या कर दो, 1 कर दो, 5 में से 1 को क्या कर दो, घटा दो। जब 5 माइनस 1 करोगे तो अपने पास कितना निकल के आ रहा है, 4, शायद यहाँ पे भी अपने पास 4 ही तो आया, ठीक है। अब जैसे मैंने इसके अंदर कैलकुलेट करूं तो इसमें टोटल एटम कितने हैं, 2 तो है कार्बन और 6 है हाइड्रोजन। टोटल एटम कितने हो गए, 8, कुल परमाणु कितने हो गए, 8। अब 8 परमाणु है तो इसमें से क्या करो कि सिग्मा कैलकुलेट करना है तो 8 में से 1 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो अपने पास कितने निकल के आएंगे, 7 निकल के आएंगे। यानी इसके पास सिग्मा की संख्या कितनी है, 7 है। इसके पास सिग्मा कितने हैं, 7 हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत ही कामयाब ट्रिक है और आप इसको ओपन चेन कंपाउंड में कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे अपन बहुत सारे एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे अपने पास एक और एग्जांपल आया, अपने पास एग्जांपल है C2H4, क्या है, C2H4। अब ये C2H4 यहाँ फॉर्मूले का बड़ी कहानी है। हाइड्रोकार्बन में आप फॉर्मूलों का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि अपने पास जो हाइड्रोकार्बन है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं पहले कि हाइड्रोकार्बन की बड़ी ही रोचक कहानी है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में अपने पास में एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। देखो मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त, लेकिन अभी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं या एल्केन, एल्केन और एल्काइनों की। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मोलिकुलर जनरल फॉर्मूला होता है, सॉरी, CnH2n, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। ठीक है। अब आपको डायरेक्ट कैसे ध्यान रखना है, आपको डायरेक्ट कैसे ध्यान रखना है, अगर कार्बन से डबल से ज्यादा एटम हो किसी भी मॉलिक्यूल में, कार्बन के डबल यानी कार्बन के दुगने से ज्यादा एटम हो तो वो क्या है, एल्केन है, यानी कि सैचुरेटेड है। अगर डबल के बराबर हो तो वो क्या है, एल्कीन है। और अगर डबल से कम हो तो वो क्या है, एल्काइन है। कुल एटम, कार्बन के अलावा जो एटम्स है उनके बारे में बात कर रहा हूं। अब इसमें केवल क्या होना है, सिग्मा ओनली।
अगर इसमें आ जाता है तो इसमें 1 सिग्मा एंड 1 पाई, और ये आ जाता है तो इसमें क्या होता है 1 सिग्मा एंड 2 पाई, यही होता है। ठीक है, जैसे अपन ने ये देखा, ये एग्जाम्पल है। अब देखो ये कार्बन है और कार्बन के डबल से ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये क्या है एल्केन है। यहां पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ठीक है, डबल यानी 2 का दुगना क्या होता है 4 होता है, और 4 से भी 2 ज्यादा एटम्स आ रहे हैं, तो क्या हो जाना है अपने पास में सेचुरेटेड, यानी एल्केन हो जाना है। तो यहां पे बात करें, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था अभी C2H4, तो आपको पहले तो ये पहचानना आना चाहिए कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। देखो क्या कार्बन की संख्या 2 है क्या, बिल्कुल है, और कार्बन से दुगना, जस्ट दुगने क्या है हाइड्रोजन है, तो सिंपल सी कहानी है कि ये क्या है एल्कीन है। क्या है एल्कीन। ठीक है, और एल्कीन है, इसका मतलब यहां से एक कहानी क्लियर हो गई कि इसके पास में एक तो पाई होना ही होना है, यानी इसके पास पाई बॉन्ड कितना है एक है। अब आप चाहें तो इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लें, सी और सी, तो यह कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, और बाकी कितने हाइड्रोजन है 2 इसके साथ लग गए और 2 इसके साथ लग गए। गिनने बेटे इसमें सिग्मा, तो सिग्मा हो गए 1 2 3 4 और 5, यानी कितने सिग्मा है 5 सिग्मा है, और पाई कितना है 1 है, जो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, पाई कितना हो जाना है इसके पास में 1 हो जाना है। अब आप यहाँ पे ट्रिक से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रिक लगाएं। जब ट्रिक लगाएंगे तो सिंपल सी कहानी है कि आपके पास टोटल एटम कितने हैं 2 कार्बन हैं और अपने पास में 4 हाइड्रोजन हैं, बराबर कितना हो गया 6। तो सिग्मा क्या होता है S-1, तो S का वैल्यू कितना आता है 6, 6 में से 1 गया तो कितने बच गए अपने पास में 5, यानी इसके पास कितने सिग्मा आ जाने हैं कुल 5 सिग्मा आ जाने हैं। कितने आ जाने 5 सिग्मा, और पाई कितना हो जाना है 1 हो जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी सिंपल सी कहानी है। आगे और डिस्कस करें एग्जांपल्स, तो आपको ध्यान रखना है एक चीज और ध्यान रखना है, इस मॉलिक्यूल C2H4 जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अपन बोलते हैं बेटा इथाइलिन। दोस्तों इसको क्या बोला जाएगा इथाइलिन बोला जाएगा। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक है इथाइलिन है, और इथाइलिन है इसके बारे में ध्यान रखना है। वैसे इथाइलिन इसका कॉमन नेम हो गया, आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका इथाइन हो जाएगा, यानी इथीन हो जाएगा। ठीक है, इथीन हो गया। अब यहां पे ध्यान रखना है, इसमें पूछा जाता है कि इथाइलिन में कितने सिग्मा और कितने पाई, तो यहां पे 5 सिग्मा और 1 पाई। और ये इथाइलिन है ना, ये नेचुरल गैस हार्मोन है। ध्यान रखें इथाइलिन जो है ये एक प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है, जो कि फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें, आपको ये पूछा जा सकता है कि इथाइलिन में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, तो इथाइलिन में अपने पास कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं। इथाइलिन में सिंपल सी कहानी है 5 सिग्मा और 1 पाई होता है। ऐसे ही अपने पास एक और कंपाउंड आता है, जो कंपाउंड है अपने पास में C2H2। क्या आता है C2H2। अब ये C2H2 है, तो इसका सिंपल सी कहानी है कि इसके पास में ये कार्बन है और दूसरे कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, यानी 2 कार्बन के बीच में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, और बाकी बची हुई कार्बन की बैलेंसी किससे संतुष्ट हो जाएगी हाइड्रोजन से। अब इसमें सिग्मा गिनने बेटे, तो सिग्मा हो गया 1 2 और 3, यानी इसके पास 3 तो क्या है सिग्मा है और 2 क्या है पाई है। और आप लोग देखेंगे कि कार्बन से दुगने से भी कम क्या है हाइड्रोजन है, दुगने से 2 कम हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये क्या था एल्काइन था। क्या था ये एल्काइन। अब ये जो एल्काइन है दोस्तों, इस एल्काइन के लिए सिंपल सी बात करें तो इस कंपाउंड का नाम है एसिटिलीन। इस कंपाउंड का नेम क्या है एसिटिलीन है। जब इस कंपाउंड का नेम एसिटिलीन है तो आपको पूछा जाता है कि एसिटिलीन में कितने सिग्मा और कितने पाई, तो यहां पे कहना पड़ेगा 3 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। एसिटिलीन में 3 सिग्मा और कितने पाई होते हैं 2 पाई होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब एक आधा एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है
CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको ये पूछा गया कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। सिग्मा एंड पाई पूछे गए। अब आपको दिख रहा है कि इसमें पाई तो कितने हो जाने हैं, 2 हो जाने हैं। सिग्मा गिनने बेटे तो कितने हो जाने हैं, 1 और 2 कितने हो जाने, 3, 3 और 1 4, 5 6 7 और 3 10। तो सिग्मा के लिए फॉर्मूला क्या है, S-1 यानी 10 - 1 यानी कितने हो जाने हैं, 9 हो जाने हैं। तो सिंपल सी कहानी, इसकी कहानी क्या है, इसमें पाई तो कितने हो जाने हैं, 2 और सिग्मा कितने हो जाने हैं, 9 हो जाने हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने आपको कि अगर सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना हो तो पाई के लिए तो देखो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा उसमें कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं या कितने ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं और उसके आधार में निकालना होगा। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, जितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं ठीक है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको सिंपल सी कहानी है कि जितने भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं उसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2 होते हैं। और सिग्मा के लिए कुछ नहीं करना है, कुल परमाणु जोड़ने हैं और कुल परमाणु जोड़कर उनमें से क्या कर देना है, 1 माइनस कर देना है। ऐसे ही अब मैं सिंपल ट्रिक पे आता हूं। ये ओपन चेन वाले थे, अब अपन बात करते हैं रिंग वाले या साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। साइक्लिक कंपाउंड्स, इनमें एरोमेटिक नहीं है भाई, एरोमेटिक को कंसीडर नहीं किया है, पहले ही बात क्लियर हो गई है। इसके लिए ट्रिक क्या है, पहले मैं ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद में अपने एग्जांपल्स कर लेंगे। जैसे अपने पास सिग्मा की ट्रिक हो जाएगी यहाँ पे एस, अरे एस क्या है, एस है अपने पास में टोटल एटम, ठीक है, क्या हो जाने हैं, टोटल एटम्स हो जाने हैं। अच्छा यहाँ एक और चीज है, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है अपन को हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करने में। तो यहाँ हाइड्रोजन एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए भी मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, वो होगा अपने पास में 2n -2 और क्या आ जाएगा, पाई बंद आ जाएंगे, यानी पाई बॉन्ड आ जाएंगे। क्योंकि अपन को साइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ हाइड्रोजन गिवन नहीं होंगे, तो फिर हाइड्रोजन कैसे निकाले, तो हाइड्रोजन के लिए सिंपल सी कहानी है कि अपने पास 2n -2 पाई बॉन्ड आ जाने हैं। ये फॉर्मूला, इससे हाइड्रोजन एटम्स निकाल सकते हो। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या, क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो अब अपने एग्जांपल्स पे आते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है, इनको अपन बोलते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अब इनमें कार्बन की बात की जाए तो यहाँ कार्बन जहां जहां पे रिंग मुड़ रही होगी वहां वहां क्या होगा, कार्बन होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 3 है। बात आती है वो हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन कितने हैं। तो हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या बताया आपको, ट्रिक ये है। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 3 कार्बन, 2 × 3, ठीक है, और -2 और यहाँ पाई बॉन्ड कुछ है नहीं तो क्या हो जाना है, 0। तो अपने पास हाइड्रोजन एटम कितने आ जाने हैं, टोटल 6 आ जाने हैं। हाइड्रोजन एटम कितने आ जाने हैं, टोटल 6 हाइड्रोजन एटम आ जाने हैं। अब ये 6 हाइड्रोजन एटम आ जाने हैं तो यहाँ सिंपल सी कहानी है कि इसके पास में 3 और 6 कितने हो गए टोटल, एस का वैल्यू कितना आया, 9। तो यहाँ पर सिग्मा कितने हो गए, 9 हो गए, और इसके पास पाई बॉन्ड क्या है, 0 है। सिग्मा कितने इसके पास में, 9 है, और पाई बॉन्ड क्या है दोस्तों, 0 है। जैसे अपन बात करें कि इसके स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हो गया सी सी सी, और यहाँ पे एच 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 और एच। अब इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो पाई का वैल्यू तो क्या हो गया, 0, और बाकी बचे अपने पास सिग्मा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कुल सिग्मा कितने हो जाने इसके पास में, 9 हो जाने। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये वाला, ठीक है, अब इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए। बात आई किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हो जाने हैं, 5 दूनी 10, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है तो इसमें कोई पाई भी नहीं होगा, डबल और ट्रिपल होगा तभी पाई होगा, तो वो है नहीं। अब इसके पास टोटल एटम कितने हो गए अपने पास में, तो एस का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे कितना, 15। तो यहाँ पे सिग्मा भी कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये शानदार कहानी है।
अब एक आधा पाई बॉन्ड वाला ले लेते हैं। जैसे अपने पास में एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें पाई बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं है, पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको कि डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब बात आया कि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, तो कार्बन है 4, देख सकते हो आप, ये कार्बन रहे भाई 4, 1 2 3 और 4। और हाइड्रोजन की बात करेंगे, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन के लिए होगा अपने पास 2n-2 और पाई बॉन्ड। अब यहां हाइड्रोजन की बात करें तो 2 × 4 -2 और 1, तो कितना आ गया, 4 2 8, 8 में से 2 गए तो कितने आ गए, 6। तो यहां पे हाइड्रोजन कितने अपने पास में, हाइड्रोजन यहां पे 6, ठीक है। तो टोटल एटम कितने आ गए इसके पास में, टोटल एटम आ गए यहाँ पे S इक्वल टू 4 + 6 यानी कितने हो गए, 10। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड भी कितने हो जाने हैं, 10 हो जाने हैं, ठीक है। तो सिग्मा 10 है और पाई कितना है, 1 है। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं एक बार कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, और ये डबल बॉन्ड से बाइंड है। तो इसमें पाई बॉन्ड कितना हो गया, ये एक पाई बॉन्ड हो गया। अब बाकी बचे हुए क्या है, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो किससे, हाइड्रोजन से। ये 2 है क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी भी 2 वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है। अगर दोस्तों देखा जाए तो ये कार्बन क्या बना चुका है, डबल बॉन्ड बना चुका है, डबल बॉन्ड बना चुका है, और एक ये बन गया, तो कितने बॉन्ड बन गए, 3। कितना बाकी है, 1। उसके साथ एक क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या जोड़ दो, एक हाइड्रोजन। अब देखो इसके पास गिन लो एक बार, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या आपके पास में 10 ही सिग्मा आ रहे हैं क्या, यस सर। तो बहुत ही सिंपल कहानी है, आपको सिग्मा और पाई कैलकुलेट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल अब ले लेते हैं अपन। एक एग्जाम्पल अपने पास में बेंजीन, और बेंजीन में क्या होता है कि 3 पाई बॉन्ड जो होते हैं वो अल्टरनेट पोजीशंस पे पाए जाते हैं। सबसे पहले निकालो आप हाइड्रोजन एटम। देखो पहले इसमें एक बात करें तो कार्बन एटम कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो कार्बन एटम तो कितने हैं, 6 हैं। अब निकालें सबसे पहले अपन क्या, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, 2 × 6 माइनस कितने हैं, 2, पाईबंद कितने हैं, 3। तो ये कितना हो गया, 12 - 6 यानी कितने आ गए, 6। तो बेंजीन में ये कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। आपको ये फॉर्मूला एक जगह और काम में आएगा, आपको मान लो किसी का मोलिकुलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर गिवन है और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है, तो इसके द्वारा आप आसानी से लिख सकते हो। अब यहाँ पे कहानी ये हो गई, अपने पास में इसके अंदर बात करें तो सिंपल सी कहानी है, एस का वैल्यू कितना हो गया, 6 + 6 यानी कितना हो गया, 12। 6 + 6 कितना हो गया, 12। अब 12 हो गया। अब बात करें तो इसमें सिग्मा कितने हो जाने हैं, 12 हो जाने हैं, और पाई बॉन्ड आपको दिख ही रहे हैं कितने हैं, 3 है। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 12, और पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए। अब बात आती है कि इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें तो अपने पास देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 पाई बॉन्ड, ये हो गया 1 2 और 3। अब आप देखेंगे यहां तो कार्बन जो है ना उसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन आ गए, 6 हाइड्रोजन आ गए, कितने आ गए, 6। अब इसमें कैलकुलेट किया, जब अपन ने सिग्मा पाई कैलकुलेट किया तो सिग्मा पाई में पाई तो 3 हो गए, और सिग्मा क्या हो जाने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यही ध्यान रखना है दोस्तों कि आप इनमें डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कि आपको बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई, तो आप बेंजीन में कह सकते हैं कि 12 सिग्मा और 3 पाई, ठीक है। अब कुछ कंपाउंड है जिनमें अपन को पाई बॉन्ड्स पूछे जाते हैं, सिग्मा के बारे में उनमें कैलकुलेट नहीं करवाता है ज्यादा, तो उन कंपाउंड्स के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। जैसे एक होता है नेप्थलीन, नेप्थलीन, नेप्थलीन क्या होता है अपने पास में, ये नेप्थलीन है, ठीक है।
ये नेप्थलीन है। क्या है? नेप्थलीन है। ठीक है, ये नेप्थलीन है। अब नेप्थलीन में पूछा गया कि कितने पाई बंद हैं, तो कितने पाई बंद है? 5 हैं। इसमें एक और कहानी है, आपको पूछा जाए पाई इलेक्ट्रॉन, तो आप कुछ ना करें, 2 को मल्टीप्लाई कर दे पाई से, पाई बंदों से, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आ जाएंगे? 2 × 5 यानी कितने आ गए? 10 आ गए। नेप्थलीन के पास में जो पाई बंद है वो कितने आ जाने हैं? 5, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाने हैं? 10 आ जाने हैं। ऐसा ही सेम इसी का आइसोमर है एजुलिन। इसी का आइसोमर है कौन? एजुलिन है। एजुलिन में भी कितने पाई बंद होने हैं? 5 पाई बंद होने हैं। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ऐसे अपने पास में नेक्स्ट आता है एंथ्रासीन। अगर दोस्तों एंथ्रासीन के बारे में बात करें अपन, तो एंथ्रासीन होता ही है, ठीक है। और एंथ्रासीन में अगर बात की जाए पाई बंदों की, तो ये हो गया भाई साहब अपने पास कितने पाई बंद हैं? पाई बंद है 7, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाने अपने पास में? 14 हो जाने। इसी का भाई है फेनाथ्रेन, और फेनाथ्रेन की स्ट्रक्चर ये वाली होती है। ये फेनाथ्रेन हो जाना है, ठीक है। तो फेनाथ्रेन में भी कितने पाई? 7 पाई, और कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना एक टॉपिक था, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर अपन ने पहले पढ़ा कि कार्बन क्या होता है, वो कैसे बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये सारी चीजें अपन डिस्कस की, और फिर बाद में डिस्कस किया सिग्मा और पाई बंदों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, और आपको लगता है कि ये अपने लिए बहुत ही यूजफुल है, और लोगों के लिए भी यूजफुल हो सकता है, जैसे एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा अपने जो आईआईटी जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर आपको लगता है कि यूजफुल है, तो आप लोग इस चैनल को और लोगों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। धन्यवाद।